तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जब जो प्रेसिडेंट थे कोलिशन के, वो पूछते हैं कि टॉर्च लाइट वालों क्या तुम वॉर डिक्लेयर कर रहे हो? तो जो मास्टर था वो टॉर्च लाइट का जो भी था ये, वो एक वुडन बॉक्स बोलता है अपने उस नाइट डॉग से खोलने के लिए और जैसे ही वो खोलता है ना, उससे जो ऑरा निकलती है, उसे देख कर के लोग हैरान थे क्योंकि जैसे वो ऑरा निकलती है ना, पूरा ये जो फॉरबिडन सी था या आस-पास जो भी था एरिया, वो मानो चीख उठता है। एक अलग प्रकार की ऑरा थी उसके अंदर। अब आगे क्योंकि जो लाइट निकलता ना उसके अंदर से, उस लेवल का पावर तो टैबू ट्रेजर भी मैच नहीं कर सकते। वो ब्रोकन फेस ऑफ द गॉड का पावर जैसा लग रहा था। तो जैसे वो लकड़ी का बॉक्स खोलता है, एक शेपलेस कलरलेस लाइट बाहर निकलती है और करप्शन की ऑरा बहुत तगड़े से, मतलब पूरा जो फॉरबिडन रिजन में था ना, वो फैलने लगती है। जिसे फील करके जो भी पावरफुल लोग थे, खास करके एम्पर रेसिंग प्रीफेक्चर वाले, वो शॉक्ड हो जाते हैं। मानो लाइफ फोर्स भी जो था ना, वो पॉल्यूटेड होने लगा था, करप्टेड होने लगा था। अब जैसे देखो कुछ डिसाइपल हैं जिनके अंदर करप्शन, क्योंकि सबके अंदर बढ़ने लगता है, तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो उनका माइंड एक्सप्लोड होने लगता है। मानो धरती पर नरक सा बन चुका था क्योंकि करप्शन बहुत तेजी से फैल रहा था। एक फैन जो ब्लड स्मेल्टर थे या मास्टर सेवन थे, दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। बाकी पैट्रियार्च और मैट्रियार्च का भी सेम हालत था। नहीं तो आप सोचो, जो पैट्रियार्च और मैट्रियार्च होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी ना करप्शन की ऑरा बढ़ने लगी थी। मानो उनका पावर कुछ नहीं था उस पावर के सामने, जिसको कि आप बोल सकते हो गॉड की दृष्टि। बस जो प्रेसिडेंट थे ना, वो कंट्रोल में थे, लेकिन फिर भी वो हैरान थे। खतरा उन्होंने भी फील किया था, जो कि उन्होंने लंबे समय से फील नहीं किया था। और वो बोलते हैं कि गॉड का गेस, तुम हो कौन? क्योंकि आसमान से जो बारिश भी हो रही थी ना, वो मानो खूनी बारिश हो रही थी। और इस दौरान वो जो लौंडा था, यानी जो कि बोल सकते हो कि टॉर्च लाइट का मेन बंदा था, वो आगे बढ़ते रहता है और नाइट ऑफ तो और खुश हो जाता है, मानो उनका फैन बन चुका था। इस दौरान वो जो यंग मैन था, यानी वो पैट्रियार्च और मैट्रियार्च की तरफ देखता है और फाइनली देखता है ब्लड स्मेल्टर और मास्टर सेवन की तरफ। और वो बोलता है कि तुम लोगों ने बाइली को मारा, वो ठीक था, तो मैंने भी फिर उसके किलर को मार दिया। ये परफॉर्मेंस देखा, बस इतना ही तो हुआ था। पहली बार उसने यहाँ पर कुछ बोला था। तुरंत वो अपने हाथ को लहराता है। मास्टर शेंग और उसके पिताजी काफ़ी, मतलब फ़ैन फॉलोइंग उनके, मतलब ऐसा बन चुके थे फ़ैन टाइप में, और वो भी आगे बढ़ जाते हैं। 8-6 कोलिशन में कोई कुछ नहीं कर पाता है और जाते-जाते बोलता है तुम लोग उसे गॉड बोलते, मैं उन्हें लिविंग गॉड बोलता हूँ। मतलब जो वो गॉड का गेज़ था या जो भी ब्रोकन फेस ऑफ गॉड था। और ये बंदा गायब हो जाता है। साथ में शेंगिन और उसके पिताजी यानी चू टियान-कुन भी जा चुके थे। और जैसे ही वो जाता है, क्योंकि वो वुडन बॉक्स भी बंद कर चुका था, तो जो आसमान में ब्लडी क्लाउड वगैरह बने थे, वो भी धीरे-धीरे गायब होने लगते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर किसी ने झेला था ये सब प्रॉब्लम, तो सेवन ब्लड आइज़ वालों ने झेला था, क्योंकि उनके एक सिक्स्थ पीक लॉर्ड मारे जा चुके थे, बहुत सी चीज़ें थी। लेकिन अब उसके जाने के बाद ये तो हो गया था कि टॉर्च लाइट, जिसको कि लोग भूलने लगे थे, अब फिर से एक खतरा वो लोग फ़ील कर चुके थे। और इनके जाने के बाद जो एडसेक कोलिशन था, अपना रिपेयरिंग का काम शुरू कर चुका था। इधर ज़ूकिंग को कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या हुआ था अंदर में। लास्ट चीज़ जो उसने याद रखा था वो था कि इसका जो सुप्रीम लिमिटलेस क्राउन था वो एक्सप्लोड हो गया था और उसकी जो गुड़िया थी वो 3 बार लगातार फूट चुकी थी और ये टेलीपोर्ट हो गया था और काफ़ी दूर में प्रकट होता है क्योंकि एंट्रोपिक टेलीपोर्टेशन यूज़ किया था। तो बहुत ख़राब स्थिति में था इस समय ज़ोके। अगर अभी कोई दुश्मन मिल जाए ना ठीक-ठाक लेवल का, बस फाउंडेशन लेवल में आई गेस 4 या 5 पावर बैटल प्रोफिस वाला, तो इसे आप मार सकता है। लेकिन ज़ो इस दौरान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, धीरे-धीरे खुद को रिकवर भी कर रहा था और अब इसे कोलिशन पहुँचने में 1 हफ्ते और लगने वाले थे। एक जंगल की तरफ से गुज़र रहा था और एक तरफ देखता है कुछ लोगों को आगे बढ़ते हुए, चाँदनी रात थी और एक जो लीड कर रहा था बंदा ना, वो मास्क पहन के था। जिसका मास्क भी ना वो जो गॉड का ब्रोकन फेस है उसके जैसा दिख रहा था और हाथ में उसके एक सरिया था। सरिया मतलब सरिया ऐसा जिसमें बहुत सारे वो कैंडी वाले फ्रूट लगे हुए थे, जैसे चाइनीज़ लोग बेचते हैं, और उनमें बिल्कुल भी तोड़ नहीं। और उसके पीछे 3 लोग थे। 2 को तो ज़ू तुरंत ही पहचान जाता है, शेंग और उसके पिताजी को। ज़ू इस दौरान उसके हाथ में डैगर था, एक्शन लेने के लिए तैयार था। उसे पता नहीं था कि ये लोग क्या कर सकते हैं, बट शांत रहता है। खास करके वो 2 लोग, यानी वो जो यंग मैन और वो जो नाइट डॉफ वाला बंदा था, बहुत तगड़ी ऑरा उनके बॉडी से निकल रही थी और दूसरे वाले को तो पहचान भी लेता है ना, इसी की वजह से तो ज़ोके मरते-मरते भी बचा था। वो लोग जैसे आगे बढ़ रहे थे, वो जो क्लॉक फिगर था, पलट के ना ये सभी लोग एक साथ ज़ूकिंग जहाँ पर छिपा हुआ था उधर देखते। ज़ो को समझ में आ जाता है कि ये लोग उसे पकड़ चुके, मतलब स्पॉट कर चुके हैं। जब तक वो सोचता कि क्या करना है, तभी जो बंदा लीड कर रहा था वो हँसता है और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जो कैंडिड फ्रूट था ना, वो उसे ज़ो की तरफ फेंक देता है, बढ़ा देता है मतलब, और ज़ेड स्लीप भी साथ में। और फिर वो ग्रुप निकल जाता है। ज़ो को मालूम था कि यार अरे इन्होंने तो मुझे पकड़ लिया था, फिर भी कुछ नहीं किया। और ध्यान से देखने लगता है ये जो फल इसको मिला था, कैंडी फ्रूट और वो जेड स्लीप, और उसको फ्रूट पे ध्यान भी नहीं था, उसका ध्यान जाता है जेड स्लीप पर। वो ऑब्जर्व कर लेता है कि नहीं कोई खतरा नहीं है, तो उठाता है। उसमें लिखा हुआ था
बहुत समय हो गया मेरे छोटे भाई। और ये चीज़ ना ज़ू को पूरा हिला के रख देती है। और फिर वो बंदा बोलता है तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं कौन हूँ। वैसे मैं अभी भी वो जो पुरानी हमारी मेमोरीज़ हैं मेरी और तुम्हारी बचपन की अभी भी याद है मुझे। मेरे पिछले जन्म में भी मेरे बहुत सारे भाई-बहन थे। लेकिन उस जन्म में मैंने कोई प्यार और गर्मजोशी फ़ील नहीं किया था। सभी लोग कोल्ड थे काफ़ी। इवन मेरे पिताजी जो कि एम्परर थे और या मेरे भाई-बहन सभी वैसे ही थे। लेकिन इस लाइफ़ में मैंने माँ-बाप का भी प्यार पाया और छोटे भाई का भी। ज़ू ना मतलब अपनी साँस भी अब ले नहीं पा रहा था अच्छे से, इतना ज़्यादा बेचैन हो गया था। फिर वो बंदा लिखता है कि उसके बाद जब हमारा चीज़ें सही चल रही थी तब तक मुझे मेरी पुराने जन्म की पूरी जो ज़िंदगी थी वो याद आ गई। तो मुझे समझ में आ गया मुझे चीज़ें सैक्रिफ़ाइस करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर मैं लिविंग गॉड को कुछ सैक्रिफ़ाइस नहीं करूँगा तो दोबारा से जन्म नहीं ले पाऊँगा। मतलब सही में जन्म नहीं ले पाऊँगा, फिर से मर जाऊँगा। उस समय वो जो ब्लडी रेन हो रहा था, मैंने तुम्हें देखा लाशों के बीच में पड़े हुए थे, मम्मी-पापा के लिए रो रहे थे। मुझे खुशी हुई कि तुम उस दिन सर्वाइव कर गए। उस दिन मैं तुम्हें कहना चाहता था कि मत रो मेरे छोटे भाई। और मैंने उस दिन देखा था तुम्हारे हाथ में कैंडी फ्रूट था और मुझे याद भी है कि तुम्हें काफ़ी पसंद है। टेंशन मत लो। सेवन ब्लड आइज़ अभी भी ठीक है। हाँ, लेकिन जो पीक लॉर्ड थे तुम्हारे सिक्स पीक के, उन्हें नाइट डॉग ने मार दिया है, क्योंकि उन्होंने बाइली की जान ली थी, एक लाइफ़ के बदले लाइफ़। और मैं ये मैसेज इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम्हें बता दूँ कि मैंने मॉम और डैड को दफ़न कर दिया था माउंट डेब्रेक में, सी सीलिंग कंट्री में। समय मिले तो ज़रूर वहाँ जाना। गुड बाय ज़ोकी। फिलहाल तो अब हम आगे नहीं मिलने वाले हैं। और ज़ू का दिमाग एकदम चौंधिया जाता है। वो बोलता है मास्टर सिक्स, मॉम, डैड। दिल में मानस को एक तरस सा हो रहा था। विश्वास तो नहीं करना चाहता था कि ये सत्य है, लेकिन सत्य तो यही था। भरोसा तो था इसे कि मतलब कि अंदर से पता तो था इसके मॉम डैड सर्वाइव नहीं किए होंगे उस दिन का ब्लडी रेन, जो कि बस ये कर गया था। फिर ये मास्टर सिक्स के बारे में सोचता है तो इसे याद आती कि वो कैसे अल्कोहल पीते थे। कितनी मतलब दयनीय ज़िंदगी थी उनकी, उनके सामने उनके बच्चे मतलब उनका बच्चा और उनकी वाइफ़ मर गए थे। अब देखो मास्टर सिक्स ना ज़ोकिंग की मदद करते थे, उसको पीछे से प्रोटेक्ट करते थे। और ज़ो को पता था ये सब चीज़ें, क्योंकि कभी भी कुछ भी मैटर होता था तो वो सीधा बोल देता हाँ, मेरी परमिशन है। बहुत कम लोग थे जो इस दुनिया में उसकी मदद किए थे, तो वो उनमें से एक थे। सर्जेंट थंडर हो गए, ग्रैंड मास्टर भाई हो गए, वो भी जा चुके थे और मास्टर सिक्स भी अब जा चुके थे। फिर माँ-बाप के बारे में भी पता चल चुका था, तो ज़ो की आँख एकदम आइसी कोल्ड हो जाती है। जेड स्लीप वो फूट जाता है और क्रश कर देता है ना जेड स्लीप, तो इसके हाथ से ब्लड आ रहा था, जो पास पौधे-वौधे लगे थे नीचे ज़मीन में, घास-फूस उसमें गिरते हैं। ये घुटने पे गिर जाता, मतलब इतनी कोल्ड ऑरा फ़ील कर रहा था। एक तो बारिश हो रही थी। ज़ोकिंग उसी डायरेक्शन में देखता है जिधर वो यंग मैन गया था। थोड़ी देर बाद ये बैग ऑफ होल्डिंग खोलता है, वो बाम्बू स्लिप निकालता है और उसमें एक और नाम लिखता है। ज़्यादातर तो ये स्क्रैच कर चुका था, मतलब मार देता है किसी को तो भाई काट देता है फिर। और नाम लिखता है क्राउन प्रिंस ऑफ वॉयलेट एंड सियान। और 13 साल पहले के इसके पूरी जो ज़िंदगानी थी, जो समय था, इसे याद आ रहा था कि उसी दिन भाई वो ब्रोकन फेस ऑफ गॉड प्रकट हुआ था। और जैसे ही प्रकट हुआ था, पूरी चीज़ें पलट गई थी भाई, ब्लडी रेन होने लगा था, कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाया था। उस समय ज़ोकिंग बस 6 या 7 साल का था। इतने साल बीत चुके हैं, धीरे-धीरे 12-13 साल तो शायद बीत ही चुके हैं, लेकिन ज़ू अभी भी उन चीज़ों को भूला नहीं था। और उसके बाद ये ऐड करता मास्टर शेंगियोन और उसके पिताजी का नाम, मतलब मास्टर शेंगियोन का तो भाई पहले से था शायद, उसके पिताजी और उसके नाइट डॉग का नाम, कि इन सभी को मरना पड़ेगा। और उसके बाद ये आगे बढ़ना शुरू कर देता है लाइक अ लोन वुल्फ। कहीं न कहीं इसके जो अनुभव थे ना, इसको काफ़ी मैच्योर बना गए थे। फिर जाते-जाते इसे एक बात याद आती है सर्जेंट थंडर की, कि जब एक इंसान ना अंदर से काफ़ी ज़्यादा दुखी हो, तभी वो बड़ा होता है। तभी वो निखर के आता है। और जो इस समय वही चीज़ फ़ील कर रहा था। अब इसका एक ही इरादा था कि सेक्ट वापस जाना और स्ट्रॉन्ग होना है जल्दी-जल्दी। और उसके बाद माउंटेन डेब्रेक जाना है, जहाँ पर इसके मम्मी-पापा को इसके बड़े भाई ने दफ़न किया है। और इसका एक ही मकसद था कि टॉर्च लाइट जो संस्था है ना, उसको पूरा निपटाना है। और धर्मा शिप निकाल के बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है 8 सेक्ट कोलिशन की तरफ। और इस दौरान बैठ कर के कल्टीवेशन में भी समय गुज़ार रहा था। 3 दिन बाद ये अपनी आँखें खोलता है, थोड़ा अल्कोहल पीता है। फिर इसे सर्जेंट थंडर की बात याद आती है कि जब ये उस समय अल्कोहल थोड़ा बहुत पीता था, तो इसको तब टेस्ट वगैरह उतना समझता नहीं था। उन्होंने तब भी बोला था, जैसे-जैसे तुम एक्सपीरियंस होगे, बड़े होगे ना, तुम्हें इसका टेस्ट समझने लगेगा। और सीख गया था वैसे ये, सेवन ब्लड आइज़ में आने के बाद से ही। और फिलहाल ये बाँसुरी बजाता है और आगे बढ़ते रहता है। इधर हमें टॉर्च लाइट का वो जो बंदा था यंग मैन, उससे दिखाया जाता है। फाइनली नाइट डॉग उससे पूछ लेता है कि वो लड़का कौन था?
तो ये बताता है कि वो मेरा छोटा भाई है इस जीवन का। फिर नाइटो पूछता है, सर वो आपके जैसा है क्या, उसका भी कोई पास्ट लाइफ है? ये बोलता है नहीं, नॉर्मल बच्चा है, नॉर्मल घर से। लेकिन जब तक मेरी ये मेमोरीज जागी नहीं थी पिछले जीवन की, तो मेरा उसका रिलेशन बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे उसके बाद समझ में आया कि ये फिर एक रुकावट बन सकता है। फिर नाइट डॉग पूछता है कि लॉर्ड, अगर मैंने मार दिया होता उसे वहां पर सिमिलर लड़ाई में, तो आप क्या करते? ये सुन करके यंग मैन यानी कि ये टॉर्च लाइट वाला बंदा बोलता है, फिर तुम भी मर जाते। लेकिन नाइट डॉग इस दौरान सोचता है कि इसके ये जो लॉर्ड है, फर्क नहीं पड़ता कि जोकिन जिंदा है या मर गया। यहाँ मिलना भी शायद एक इत्तेफाक था, क्योंकि जब ये अटैक कर रहा था तो इसके लॉर्ड ने बिल्कुल भी बीच में इंटरफियर नहीं किया था। लेकिन एक ही चीज़ था कि एक वो प्यार पिछले जन्म मतलब इस जन्म वाला है थोड़ा बहुत। तो अगर कोई जोकिंग को मारेगा तो वो बदला ले लेगा बंदा, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता कि जोकिंग मर गया है या जिंदा है। इसके हिसाब से इसके लॉर्ड ऐसे हैं जिसे होली लैंड वाले भी रिक्रूट करना चाहते हैं, और मरने से पहले इसने वो जो लिविंग गॉड है उनको प्रॉमिस किया, इसीलिए इसे सेकंड लाइफ मिला। ये बंदा क्राउन प्रिंस है था, मतलब वॉयलेट एंसियान का। वॉयलेट एंसियान आपको याद होगा, वॉयलेट लैंड जहाँ के अपने ग्रैंड मास्टर भाई वगैरह थे। और इस ने बोलता है नाइट ऑफ कि लॉर्ड, अगर आपके ये जो रुकावट है मतलब भाई उसको मार दे तो आपके लिए रास्ता और आसान हो जाएगा, क्योंकि आपका डाउ हार्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। तो फिर ये बंदा बोलता है क्योंकि मैं डाउ हार्ट कल्टीवेट ही नहीं करता हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तो कल्टीवेट करता हूँ गॉडलीनेस। तो कुछ दिन और गुजरते और ज़ू फाइनली एड्स एक कोलिशन पहुंच चुका था। नदी जो थी पहले जैसे फिर से उसमें वो ब्लैकिश और नहीं थी, प्योर दिखने लगी थी, जो प्रोफाउंडिटी रिवर का धारा इनकी तरफ बहता था। लेकिन करप्शन लेवल जो था ना, वो जो गॉड्स का गेज खुला था वुडन बॉक्स की वजह से, जू को तो ये सब नहीं पता था, लेकिन वो और भी थोड़ी बहुत थी। और जू सीधा पहुंचने के बाद सेवन ब्लड आइज के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ जाता है और देखता है सिक्स पीक पर खास करके एक सन्नाटा सा छाता। धीरे धीरे फिर 10 दिन और गुजर जाते। इस दौरान न जू ब्लड स्मेल्टर से मिलता है ना तो मास्टर सेवन से। कैप्टन से जरूर इसकी मुलाकात होती है, और सेकंड एल्डर सिस्टर और थर्ड एल्डर ब्रदर से। सभी इस समय थोड़े दुखी तो दिख रहे थे, क्योंकि कैप्टन थोड़े समझते थे जोकिंग को, स्पेशल कनेक्शन था जोकिंग का मास्टर सिक्स के साथ, तो वो समझाने की कोशिश करते हैं, मतलब कंधा बस देते ऐसे, बोल के कोई मतलब था नहीं। तो जू भी अपना शांत रहता है। 15 दिन और गुजर जाते हैं। करप्शन का लेवल लगभग 80-90% खत्म हो चुका था। बाकी भी कुछ दिनों में हटा दिया जाएगा यहाँ से। इस दौरान इट्स एक कोलिशन ने स्वॉर्ड सीज जो कोर्ट है ना, वहाँ पर एक पिटिशन भी फायर कर दिया था कि ये टॉर्च लाइट वाले अभी भी हैं, तो आप लोग देखिए उनको। और इट्स एक कोलिशन वालों ने खुद का भी अनाउंसमेंट कर दिया था कि भाई हम शांति से तो नहीं बैठेंगे जब तक इनको निपटा ना लें। और इधर इनका जो सेक्ट था ना, सोरिंग क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट, उसको कोलिशन का मेंबर तो रखा जाता है, लेकिन अब उन्हें बहुत पेनल्टी भी मारी जाती है, मतलब उनका बोनस वोनस जो हर साल मिलता है ये सब चीज़ें कम कर दी जाती है। और इधर वो जो ट्रेजर भी था ना उनका, वो ट्री वाला क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट का, उसका आधा कंट्रोल तो अब सेवन ब्लड आइज के पास आ चुका था। और पूरा जो कोलिशन था वो, क्योंकि कोलिशन में 137 भी सेक्ट और है, तो उनके भी रिसोर्सेज को ये लोग यूज़ करने वाले थे टॉर्च लाइट को फाइंड आउट करने के लिए। मतलब उनको भी आदेश था कि टॉर्च लाइट मिले तो हमें उन्हें निपटाना है। बड़ी बात ये थी कि टॉर्च लाइट के पास पावर ऑफ गॉड वाला पावर है, तो वो एक खतरा था। अब जो डिसाइड करता है कि अब उसे सी ज़ॉम्बी एंसेस्ट्रल लैंड जाना है और 121वां धर्मापर्चर अपना खोलना है, क्योंकि इनका जो टैबू ट्रेजर है वहीं पर है। जैसा कि इसको मास्टर सेवेंथ ने बताया था कि तुम वहां पर लाइफ और डेथ वाला सिचुएशन में पहुंच सकते हो। जाने से पहले ये फिर से मास्टर सिक्स के जो ग्रेव था यानी लाश की तरफ, मेमोरी जो भी बोल रहे हो, वहाँ जाता है, जहाँ पर इसकी मुलाकात फाइनली मास्टर सेवन से होती है, जो कि इस समय अल्कोहल लेकर के थे। नॉर्मली मास्टर सेवन बहुत शांत रहते थे, लेकिन जू फील करता कि उनकी ऑरा फ्लक्चुएट कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो ब्रेक थ्रू करने को देख रहे हैं, बस प्रोसेस सही नहीं जा रहा था शायद, क्योंकि इमोशंस इस समय उनके कंट्रोल में नहीं थे। और वो एक और अपना वॉयलेट और सुप्रीम लिमिटलेस क्राउन जू को देते, और एक इंक ब्लेकस जेड देते हैं, में से क्रोइश और आ रही थी जो कि घोस्ट डॉल के समान ही थी। और वो बोलते हैं, देखो फोर्थ सिबलिंग, मैं ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं हूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बड़े भाई बहन सभी लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि मास्टर सिक्स के जाने के बाद मुझे समझ में आ रहा दुनिया कितनी फिकल है। क्योंकि देखो इनका भी मास्टर सिक्स के साथ अच्छा रिलेशन था, दोनों ने सेवन ब्लड आइज साथ में ज्वाइन किया था, और इनका वही था कि ये उस समय कुछ कर नहीं पाए थे। तो जो भी बोलता है कि मास्टर हम मास्टर सिक्स का बदला तो लेंगे। मास्टर सेवन कहते हैं बेशक। इधर डिंग्स और उसकी आंटी भी आती है। अब जो यहाँ पर इन्हें रेस्पेक्ट दिखाता है और निकल लेता है सी ज़ॉम्बी एंसेस्ट्रल लैंड की तरफ। अब देखो क्योंकि वो जो करप्शन बहुत ज़्यादा फैल गया था ना, तो टेलीपोर्टेशन थोड़े अनस्टेबल थे, तो इसलिए जू अपने धर्माशिप से जाता है। अब इसका धर्माशिप तो नहीं है, आपको पता ही है, धर्माशिप बन चुका था। और जब ये निकलता है ना, तो आसमान में एक प्लम कलर का गाउन पहने हुए एक लेडी मिलती है, और ये प्लम डार्क थी। जोकिंग की तरफ देखती है और कहती है, जोकिंग तुरंत पहले रेस्पेक्ट दिखाता है, वेल मेट सीनियर।
बदले में कुछ नहीं कहती और थोड़ी देर बाद बोलती है, देखो चीज़ें बहुत फ़ास्ट हो गई है, हमें मौका ही नहीं मिल पाया कि हम क्या ही करेंगे। ज़ू फिर भी थैंक यू बोलता है, इस बार सीनियर नहीं बोलता है और आगे बढ़ जाता है। इसके जाने के बाद प्लमडा काफ़ी गुस्से में थी। मतलब पहले तो ज़ू को एकदम प्यार की नज़र से देखती है, फिर काफ़ी गुस्से में आ जाती है कि टॉर्च लाइट। धीरे-धीरे समय गुज़रते जाता है। ज़ू अपना धर्माशिप को लेकर आगे बढ़ चुका था, प्रतिबंधित समुद्री क्षेत्र में। इधर ज़ू का जो स्पिरिट था, यानी कि पैट्रियार्च माय बैड, वो आसपास के एरिया को ऑब्जर्व कर रहे थे और फिलहाल जैसे ही वो पहुंचता है ना, तो पहले वहां पर एक आइडेंटिटी टोकन से वेरीफाई करता है कि भाई आप उस जगह पे ऐसे थोड़े घुस सकते हो। तो मास्टर सेवंथ ने इसको सब चीज़ें देखी दिया था और ब्लड स्मेल्टर ने भी, तो तुरंत इसको अप्रूवल मिल जाता है अंदर जाने का और पहुंचते ही थर्माशिप वगैरह रखता है और आगे बढ़ जाता है। मास्टर थर्ड को वो यहीं पर थे पहले से, जुए ने रेस्पेक्ट दिखाता है। मास्टर सेवंथ ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। क्योंकि देखो मास्टर सेवंथ अब सेक्ट लीडर है और ज़ू एक हाईनेस है सेवंथ पीक का, तो वैसे ही इसके पास ज़्यादा अथॉरिटी रहती थी और इससे पूरा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता बाकी लोगों से कि इस समय सी ज़ॉम्बीज़ पूरा फुल्ली लॉयल हो चुके हैं सेवन ब्लड आइज़ को लेकर के, क्योंकि उनके पैट्रियार्च और टॉप लीडर्स का सोल जो है वो सील्ड है सेक्ट के अंदर और ज़ॉम्बिफिकेशन की टेक्निक अब हमारे कंट्रोल में है और वो लोग की संख्या बढ़ रही है क्योंकि हम उनमें छेड़छाड़ नहीं कर रहे। ज़ू भी अब ज़्यादा सवाल नहीं पूछता है और इस दौरान कुछ लोग जो थे बोलते हैं आप पहले रेस्ट करना चाहेंगे या अभी से प्रोसेस शुरू करना है। ज़ू इस दौरान वो जो स्टैचूज़ थे, मिरर थे, उनकी तरफ देख कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम अभी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि ज़ू फिलहाल अब वेट नहीं करना चाहता था, उसे स्ट्रॉन्ग बनना है और समय नहीं है उसके पास। तो देखो मैं इस एरिया के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो 14 ज़ॉम्बी एंसेस्टर हैं जो भी है, बीच में ज़ू जाके बैठ जाता है और एरिया जो था ना वो एक मिरर से कवर्ड था और 8 लोग इस दौरान इस एरिया को कंट्रोल कर रहे थे। तो सभी मिनिमम 2 हेवनली पैलेस वाले गोल्ड कोर कल्टीवेटर थे। ज़ू भी इन्हें रिस्पेक्ट दिखाता है। अब टैबू ट्रेजर कैसे यूज़ करना है इससे मास्टर सेवंथ ने जेड स्लीप दिया था, जो सब पता ही था। और गोल्ड कोर धर्मा प्रोटेक्टर्स ये जो 8 बैठे थे, उन्हें भी पता था उन्हें क्या करना है। तो तुरंत वो अपनी ऑरा रिलीज़ करते हैं और सबकी ऑरा मिरर में एंटर करने लगती है, जिसके बाद एक ऑरा ज़ू किंग की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ती है और ज़ू इस दौरान ऐसा फ़ील करता है एक टेरिफाइंग पावर ना मिरर से इसको देख रही है। तुरंत नहीं ऐसा लग रहा था कि खत्म होने लगा है, जिसकी वजह से 120 धर्मापर्चर इसके चमकने लगते हैं। तो अब इसको आसानी थी 121वां सर्च करने में। डिवाइन वेल के थ्रू उसे ढूँढना शुरू करता है और इस सांस के बाद ना वो लाइट गायब हो जाती है, ज़ू सफल नहीं हो पाता है। तो ये थर्मा प्रोटेक्टर से बोलता है अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस प्रोसेस को हम दोबारा से शुरू कर सकते हैं। वो लोग भी स्माइल करते हैं और फिर से वही प्रोसेस शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि इसके मास्टर ने बोला था कि इसको ढूँढना इतना आसान नहीं होता है, लाइफ और डेथ के बीच में ही तुम ढूँढ सकते हो। ज़ू समझ जाता है कि उसे अब क्या करना पड़ेगा और उसके दिमाग में एक क्रेज़ी प्लान आता है। मास्टर थर्ड तो थे ही यहाँ पर दूर में, तो वो बोलता है मास्टर थर्ड मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन करिए। मतलब ये जो सी ज़ॉम्बिफिकेशन होता है ना, जैसे जिससे ज़ॉम्बी बनाया जाता है, वो मेरे पर प्रयोग किया जाए। ये सुन कर के 8 धर्मा जो प्रोटेक्टर्स थे, वो अचंभित हो जाते हैं कि देखो ज़ॉम्बिफिकेशन जब यूज़ किया जाता है तो मरा हुआ आदमी भी ज़िंदा हो जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी बन जाता है। उनकी जो याददाश्त होती है वो लगभग चली जाती है। ज़ू तो ज़िंदा बंदा है, इसे लाइफ रिवर्सल कह सकते हो, मतलब ये मर जाएगा या जो भी ऐसा कुछ। काफ़ी पेनफुल होता है ये प्रोसेस। हाँ, और इसमें मेमोरी लॉस भी नहीं होगी क्योंकि ज़ू तो ज़िंदा है फिर भी खुद को ज़ॉम्बिफ़ाई करना चाहता है। अब इस दौरान मास्टर थर्ड कहते हैं कि तुम सोच चुके हो ज़ू? वो बोलता है बिल्कुल और उनकी तरफ ये रिस्पेक्ट दिखाता है। फिर मास्टर थर्ड बोलते हैं कि यार ये मैं अप्रूव नहीं कर सकता तुम्हारे मास्टर से बिना बात किए हुए। इस दौरान वो तुरंत एक मैसेज भेजते हैं मास्टर सेवंथ को। मास्टर सेवंथ का रिप्लाई आता है ज़ू को कि तुम श्योर हो? वो बोलता है बिल्कुल। थोड़ी देर शांति रहती है, फिर मास्टर सेवंथ बोलते हैं और वो बोलते हैं मास्टर थर्ड को कि मेरे डिसाइपल की मदद करिएगा। थर्ड भी रिस्पेक्ट दिखाते हैं, जैसा आप बोलिए सेक्ट लीडर। फिर अब तो जैसा करना था कि ज़ॉम्बिफिकेशन करना था ज़ू का, तो बाकी जितने भी लोग थे वो तो थे। इस दौरान 7 नासेंट सोल कल्टीवेटर प्रकट होते हैं। इनके अंदर खतरनाक लेवल की करप्शन हो रहा थी बिकॉज़ ये लोग सी ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स थे और कहते हैं कि किसी भी एक स्टैचू का पावर यूज़ करो क्योंकि ये लोग ही यूज़ कर सकते थे वो पावर और वो पावर ज़ू की तरफ भेजो। तो 7वें स्टैचू की ऑरा यूज़ करते जो सबसे लंबा और एक ब्लू लाइट ज़ू की तरफ बढ़ती है और जैसी ही ऑरा बढ़ती है ना, ज़ू मानो ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। इसके धर्मापर्चर्स भी मानो ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। इसका लाइफ लैम्प भी कुछ नहीं कर पा रहा था, बस इसका वॉयलेट क्रिस्टल बस करता है ना, इस प्रोसेस को रिवर्स करना चाहता था। ज़ू भी कंट्रोल रखता है कि ताकि चीज़ें कंट्रोल में रहे। पैट्रियार्च वज़रा भी हैरान थे कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, क्योंकि ज़ू की ऑरा खत्म हो रही थी धीरे-धीरे, जो लाइफ फोर्स थी और डेथ ऑरा फैलने लगी थी। और ज़ू फिर बोलता है कि इससे काम नहीं होगा क्योंकि इसका वॉयलेट क्रिस्टल कितना भी है तो इसको प्रोटेक्ट कर रहा था ज़ॉम्बिफिकेशन से। तो मास्टर थर्ड से बोलता है कि एक और मतलब ज़ॉम्बी एंसेस्टर की स्टैचू की ऑरा यूज़ करना पड़ेगा 2 की।
तो मास्टर थर्ड थोड़ा सोचते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है। दूसरे की भी और आने लगती। 3 दिन गुज़र चुके थे और अब तो 5 स्टैच्यूज़ से और आने लगी थी। मतलब ज़ू बढ़वाते जाता है और ज़ू अभी भी लाइफ और डेथ तक नहीं पहुँचा था, लेकिन काफ़ी करीब तो पहुँच चुका था। उसकी और डेथ एनर्जी से बढ़ चुकी थी। वो जो 7 ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स हैं ना, वो भी अचंभित थे। क्योंकि कोई भी ज़ॉम्बिफिकेशन प्रोसेस इतना समय नहीं लगता। इवन इनका जो पिछला किंग था, उसने भी 5 स्टैच्यूज़ की पावर को यूज़ नहीं किया था। अगर ये बंदा ज़ॉम्बी बन जाता ना, ये लोग यही सोच रहे थे, तो शायद इतने सालों में इससे पावरफुल कोई ज़ॉम्बी नहीं होता। और इनको तो पता नहीं था ना कि क्या चल रहा है, कि 7 ब्लड आइज़ वाले अपने चोज़न डिसाइपल्स के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो हमारे लिए एक नया सी ज़ॉम्बी किंग बनाना चाहते हैं? तो ये प्रोसेस चलते रहता है। बहुत सारे सी ज़ॉम्बीज़ का ध्यान इस पर आता है। मास्टर ज़ू किंग इस दौरान मतलब मास्टर थर्ड इस दौरान ज़ू किंग की तरफ देख रहे थे, जो कि ब्लू लाइट से घिरा हुआ था और ऑफ डेथ भी ये फ़ील कर रहे थे। थोड़े से ना ये भी बोल सकते हो कि डर से जाते, या बस इन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये बंदा करना क्या चाहता है। ठीक है, 121वां अपर्चर खोलना है, लेकिन इतना खतरा क्यों? उन्हें तो लगता है कहीं ये सी ज़ॉम्बी तो नहीं बनना चाहते। और भी जो बाकी ज़ॉम्बी एंसेस्टर की स्टैच्यू थी, उन्हें भी एक्टिवेट कर दिया जाता है, तो डेथ ऑरा और ज़्यादा बढ़ जाती है। 6 घंटे और गुज़र जाते हैं। ज़ू किंग ना लिमिट एकदम उसका जो था लगभग पुश कर चुका था, जितना कर सकता था। बड़ी ज़ॉम्बी फाइट होने वाली थी। शरीर में ना एक तरफ लाइफ की ऑरा थी और एक तरफ डेथ की ऑरा थी, और उसके बीच का जो बैरियर था, वो थोड़ा अनस्टेबल था। और अगर वो क्रिटिकल मोमेंट था, अगर ज़ू उसको सँभाल नहीं पाता, तो फिर ये हमेशा के लिए ज़ॉम्बी बन जाएगा। लेकिन ज़ू की आँखें इस दौरान खुलती हैं। उसमें बिल्कुल इमोशंस नहीं, और एक ब्लैक पीस ऑफ वुड निकालता। वो जो डार्क स्पिरिट एविल्डोर था, जो इसको मास्टर शेंगी उनसे मिला था, तो वो जब अपनी तरफ करता तो एक लाइट चमकती, ब्लू लाइट से बिल्कुल अलग, जो कि इसे घेर लेती। उसमें बिल्कुल डार्कनेस नहीं, क्योंकि ज़ू इसी से स्टेबलाइज़ करना चाहता था अपने लाइफ और डेथ की ऑरा। लेकिन इस दौरान क्या होता है, एक सीलिंग पावर मानुस को कभी भी फ्रीज़ कर सकता था ना, वो लाइफ डेथ की ऑरा, जो डोर की ऑरा थी। लेकिन उसके हाथ पर एक गोल्डन लाइट चमकता है, और उसकी वजह से ज़ू का भी ध्यान उस पर जाता है। उसका लाइफ और डेथ फोर्स स्टेबलाइज़ हो जाता है। मास्टर थर्ड जो कि चीज़ों को देख रहे थे, ज़ॉम्बी एंसेस्टर की स्टैच्यूज़ की ऑरा को डिस्पेल करने लगते हैं, हटाने लगते हैं, और जायंट मिरर की ऑरा अब ज़ू पर लॉक हो जाती है। और इस दौरान ज़ू 121वें थर्मापर्चर को अपने फ़ील कर लेता है। मिरर के थ्रू, मतलब फाइनली ढूँढ लेता है, जो कि इसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के एकदम बीच में था। थोड़ा इल्यूज़नरी था, मतलब वो था भी और नहीं भी था, ऐसा होता है। इसीलिए उसको ढूँढना बहुत मुश्किल होता है, और उसको फाइनली ये खोल देता है। जैसे ही ये खोलता है, उसे ना एक अलग लेवल का फ्लक्चुएशन इसकी बॉडी से निकलता है, जो कि 30 थर्मापर्चर के बराबर था, वो थर्मापर्चर का पावर। और उसका कलर भी रेडिश कलर का था। इस दौरान वॉयलेट क्रिस्टल अपनी ऑरा रिलीज़ करने लगता है और ज़ू को लाइफ फोर्स से भरने लगता है, और धीरे-धीरे इसके पाँचों लाइफ फ्लेम रेडिश कलर में हो जाते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं। पहले उनका कलर भी चेंज हो रहा था ना ज़ॉम्बिफिकेशन की वजह से। इस दौरान 8 घंटे और गुज़र जाते हैं और ज़ू अब नॉर्मल हो चुका था। मास्टर थर्ड भी एक चैन की सांस लेते हैं और अंदर से काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि अब ज़ू जो है ना, वो गोल्ड कोर लेवल के लिए ट्राई करने वाला था। और देखो, इन्होंने इसमें ज़ू को सपोर्ट भी किया था, क्योंकि मास्टर सेवंथ ने उनकी बहुत मदद की थी मास्टर थर्ड की पहले, और एक ही सेक्ट के बहुत गहरे रिलेशन थे। ज़ू से ये भी काफ़ी प्रभावित होते। अब ज़ू को मालूम था मास्टर थर्ड है तो कोई खतरा है नहीं, तो ये ब्रेक थ्रू करना अब शुरू कर देता है गोल्ड कोर के लिए। मतलब आप अपने हेवनली पैलेस को जगमगा देते हो, कुछ वैसा। तो पांचों लाइफ फ्लेम इस समय इसके चल रहे थे। 121 धर्मा अपर्चर मानो, 121 आग की भट्टी के समान हो। और इस समय इसका जो सी ऑफ कॉन्शियसनेस था ना, उसमें लाइफ फ्लेम के ऊपर में एक हल्का सा ना हेवनली पैलेस बनना शुरू होता है, क्योंकि वो पहले से था हल्का इल्यूजनरी, अब वो धीरे धीरे सॉलिड होना शुरू करता है। पांचों लाइफ फ्लेम्स की और ज़्यादा चमकती जाती है। फिर दूसरा लेकिन इल्यूजनरी हेवनली पैलेस बनता है पहले के ऊपर, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर पांचवा हेवनली पैलेस, और काफी सही दिख रहे थे। और लाइफ फ्लेम की जो औरत थी अभी भी चमक रही थी, तो छठवां भी हेवनली पैलेस बनने लगता है। छठवें हेवनली पैलेस के ऊपर मैंने एक धुंध सा दिख रहा था, लाइट को ब्लॉक कर रहा था। देखो, 6 हेवनली फ्लेम वो लोग बनाते हैं, 6 हेवनली पैलेस, जो कि 3 लाइफ फ्लेम ही कल्टीवेट करते हैं, लेकिन जो तो अलग था, और वो लोग इसे भेद नहीं सकते। ये जो धुंध की ऑरा बन जाती है उनके हेवनली पैलेस के, क्योंकि जू की ऑरा स्ट्रांग थी और उसके 5 लाइफ फ्लेम थे, तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। फिर 7वां इल्यूजनरी पैलेस बनने लगता है, और फिर 8वां। फ्लक्चुएशंस और ऊपर जाते हैं। जो बोलता है अब मेरे लाइफ लैम्प, मेरे लाइफ पैलेस बनेंगे। तो देखो कैलकुलेशन कैसा है कि 3 लाइफ फ्लेम मतलब 6 हेवनली पैलेसेस, उसके बाद चौथे के लिए एक ही बनता है, तो 7वां। 5 लाइफ फ्लेम है जो के पास, तो 8वां बनता है। अब इसका जो लाइफ लैम्प है उससे बनेंगे फिर हेवनली पैलेसेस। तो पहले इसका वो जो 7 कलर्ड वाला या 6 कलर वाला वो हेवनली लैम्प है या जो लाइफ लैम्प है वो चमकता है, और उसकी और ऊपर जाने लगती है। ये 6
जो इल्यूज़नरी हेवनली पैलेस थे उन्हें पार करती है, फिर लाइफ मिस्ट में जाती है जहाँ पर इसके 2 और पैलेसेस थे, 7वाँ और 8वाँ, उसके भी ऊपर चली जाती है और 9वाँ इसका हेवनली पैलेस बनता है। ये इल्यूज़नरी नहीं था, ये कॉर्पोरियल था, मतलब सॉलिड फॉर्म में था। बाकी जो भी बने थे ना इल्यूज़नरी थे, पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए थे। इस प्रोसेस में आधे घंटे और जाते हैं। फिर ज़ू का जो ये 9वाँ हेवनली पैलेस बना था उसमें गोल्ड कोर की ऑरा ऑटोमेटिकली आ जाती है, गोल्ड कोर आ जाता है 7 कलर्ड विंड चैंटिंग लैंप का, जिसे ये पूरा कर देता है। और ज़ू का आप बोल सकते हो कि एक हेवनली पैलेस लेवल पर ये ऑलरेडी पहुँच चुका था। देखो बाकी इल्यूज़नरी है, बाकी इसे भरना पड़ेगा गोल्ड कोर के ऑरा के साथ, लेकिन ये वाला लाइफ लैंप का था इसलिए ऑटोमेटिकली फुल हो जाता है और ये खत्म नहीं होता। अब इसका ब्लैक अम्ब्रेला चमकता है, यानी वो जो पहला वाला लाइफ लैंप इसका खुद का था, वो चमकता है और सबसे ऊपर जाने लगता है। और देखो बड़ी बात ये होती है कि एक जो पैलेस होता है ना, जो गोल्ड कोर कल्टीवेटर का, उसका पावर मतलब 6 जो फ्लेम होता है उसके बराबर होता है। यानी फाउंडेशन लेवल में अगर आपके पास 6 फ्लेम बैटल प्रोवेस है अगर, तो वो गोल्ड कोर कल्टीवेटर के फर्स्ट हेवनली पैलेस के बराबर होता है। तो ज़ू का दूसरा लाइफ लैंप भी ऊपर जाता है और वो भी कॉर्पोरियल हो जाता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, जो कि इसका 10वां पैलेस बनता है। जो 9th पैलेस बना था ना 7 कलर्ड लैंप से, उससे ये अलग था। ये पूरा पिच ब्लैक कलर का था, ब्लैक फ्लेम उसमें दिख रहे थे, मानो अंडरवर्ल्ड के और उसके अंदर हो। ज़ू का बैटल प्रोवेस और तेजी से ऊपर जाता है। देखो ज़ू गोल्ड कोर में बस नहीं पहुंचा था, वो 2 हेवनली पैलेस को फुल भी कर चुका था, यानी 2 हेवनली पैलेस वाला बंदा बन चुका था। बाकी 8 तो इसे भरने पड़ेंगे क्योंकि वो बस इल्यूजनरी थे। उसमें आप गोल्ड कोर की ऑरा जब एब्जॉर्ब करते जाते हो तो वो फिर फुल होंगे तो आप ऊपर जाते हो। नॉर्मल गोल्ड कोर कल्टीवेटर से भाई का जो ब्रेक थ्रू था कहीं ऊपर था और इसकी वजह से इसकी इंपीरियल क्लास टेक्निक भी इंप्रूव हो रही थी, समझ भी पड़ेगी क्योंकि गोल्ड कोर में जा चुका है। और तीसरा हेवनली पैलेस भी जो था ना इसका, वो भी धीरे धीरे कंप्लीट होने लगा। बस उसमें एक ही चीज़ करना था, पॉइजन जो कोर है इसके पास, वो जो पिल उसे भर दे। देखो जो हेवनली पैलेस बनते हैं उसमें एक गोल्ड कोर की ऑरा रखनी पड़ती है, ऐसा समझो। तो जू के 2 तो ऑटोमेटिकली बन गए क्योंकि हेवनली पैलेस में लाइफ लैंप इसका एब्जॉर्ब हो गया। अब एक में गोल्ड कोर के लिए पॉइजन कोर रख सकता है। ज़ू अपनी आंखें खोल, क्योंकि इसके मास्टर ने इसे एक टेक्निक दिया था, वो ग्रू ग्लूम डाओ सीजिंग आर्ट, अगर आपको याद हो। वो इसके हार्ट और माइंड का मानो पूरी तरह से उसके अंदर फैल जाता है। इसका राइट हैंड ना ऐसा गायब सा होने लगता है, मतलब वो न तो है और है भी ऐसा, और वो ऑरा फील करता है जिसमें ग्रुइश ऑरा थी। इस हाथ को चाहे ना तो किसी भी दुश्मन के बॉडी में घुसा दे और उसका गोल्ड कोर निकाल ले, जिससे कि ये फिर एब्जॉर्ब कर सकता है। उसके मास्टर ने बोला था कि अगर तुम इस आर्ट को मास्टर कर लिए ना पूरे लेवल पे, तो तुम्हारी पूरी बॉडी वैसी हो जाएगी, मतलब ग्रूज की तरह, इल्यूजनरी और कॉर्पोरियल। कभी भी तुम चाहो तो गायब हो सकते हो, आर पार तुम्हारे कोई मतलब देख ही नहीं पाएगा तुम्हें, और कभी भी चाहो तो तुम सॉलिड फॉर्म में आ सकते हो। और से और स्ट्रांग तो बनना ही था। तो फिलहाल ये मास्टर थर्ड को एक डीप रेस्पेक्ट दिखाता है और थैंक्स बोलता है। मास्टर थर्ड की आंखों में तो एक अलग चमकता है कि ये लड़का बहुत ऊपर जाएगा, और पूरा जो स्पेल फॉर्मेशन वगैरह जो उन्होंने एक्टिवेट करके रखा था उसे ये गायब कर देते हैं। और जो उसके बाद इन्हें रेस्पेक्ट दिखाने के बाद यहाँ से निकल जाता है। और अब ये जो पैट्रियार्च थे ना, उससे अब ये मास्टर फ्री स्पिरिट बुलाने लगा था। सरिया बाहर निकल के आता, यानी पैट्रियार्च या बोलो मास्टर फ्री स्पिरिट अब उन्हें बोले, और ये बोलते हैं कि तुम्हारा बैटल प्रोग्रेस काफी वीक है, तुम मेरे साथ मैच नहीं कर पा रहे हो। तूने पूरा शब्द खत्म नहीं किया था, तभी पैट्रियार्च कांप जाते हैं कि अब तो लगता मैं गया। वो तुरंत बोलता आपका हम्बल सर्वेंट ट्राई कर रहा है, मैं 6 महीने नहीं, मैं 3 महीने में ब्रेक थ्रू कर लूंगा। बट सत्य ये था कि मास्टर फ्री स्पिरिट अभी बहुत दूर है अपने ब्रेक थ्रू से। और फिर ये बोलता है कि मास्टर आपको पता नहीं है माय लॉर्ड, मैं भी सोल्स को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, तो मैं जल्दी ग्रो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारे सोल्स चाहिए। तो पैट्रियार्च यानी फ्री स्पिरिट की तरफ देखता है, क्योंकि उसका इरादा क्या था कि वो पैट्रियार्च को फ्री कर देगा भाई, अगर वो कीप अप नहीं कर पा रहे हैं, और क्यों उनको परेशान करना। शैडो ये सब चीज़ें देख रहा था और वो भी बोल रहा था मैं भी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। पैट्रियार्च को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जू भी समझ जाता है। और शैडो की भी अलग फट रही थी क्योंकि अब जू जो था पहले से और स्ट्रांग हो चुका था। कुछ दिन ये ट्रैवल करता है और फिर एड से कोलिशन पहुंच जाता है। करप्शन पूरी तरह से यहाँ से खत्म हो चुका था, थोड़ा बहुत था भी, तो जो प्रोफाउंडिटी रिवर की इमॉर्टल ऑरा थी वो उसे सप्रेस कर चुकी थी। जो इस दौरान अपने मास्टर को मैसेज भेज देता है और फिर जाकर के अपने धर्माशिप को जहाँ पर ये हार्बर में लगाता था वहाँ चला जाता है और अपने कल्टीवेशन में लग जाता है, क्योंकि अब जो है ना ये बंदा अपनी जो टेक्निक्स है उन्हें और इम्प्रूव कर सकता है। जैसे इसको जो डार्क सेरेनिटी कर्व मिला था, 9 फोल्ड सुनामी मास्टर ने जो दिया था, 9 स्प्रिंग्स वगैरह, और इसका जो ब्लू ड्रैगन है, ब्लू ग्रीन ड्रैगन जो इसके ऑरा से बना है, उसे भी ये ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और पॉइजन पिल पे भी इसे काम करना, और फील करता है कि इसका गोल्डन क्रो अगर कोई और एब्जॉर्ब कर ले इंपीरियल क्लास या उसके आसपास से रिलेटेड टेक्निक का, तो वो सेकंड स्टेज में जा सकता है। और नया नया गोल्ड कोर में गया था तो अपनी पावर को समझ रहा था। इधर कोलिशन वाले टॉर्च लाइट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर चुके थे और वो रिपोर्ट्स मास्टर 7th हैंडल कर रहे थे। इनको ढूंढना है
और पूरा इन्फॉर्मेशन सही होना चाहिए ना, तो इसलिए मास्टर सेवेंथ वेट कर रहे थे और इन चीज़ों को लीड कर रही थी गुरु इष्टनिधर अपने ग्रैंड डॉटर यान्यान के साथ। नहीं मतलब वो आती है यहाँ पर क्योंकि सेवन लड़ाई की काफ़ी क्लोज थी और लॉस हुआ इतना बड़ा तो भाई कैसे वो नहीं आती। और फिर इनका डिस्कशन शुरू होता है ब्लड स्मेल्टर और मास्टर सेवेंथ के साथ। यान्यान इधर सरक लेती है क्योंकि वो काफ़ी केयर करती थी सेवन ब्लड आइज के बारे में, स्पेशली जोकिंग की वजह से। और तुरंत ही ना जोकिंग का जो बर्थ जहाँ वो बैठता था वहां पहुंचती, बाहर ही खड़ा रहती धर्माशिप की और बोलती है बिग ब्रो जोकिंग मैं आपको काफ़ी मिस कर रही थी। अब जो अपनी आंखें खोलता है, देखो यान्यान पहली बंदी नहीं थी जो कि यहाँ पर आई थी, इसके पहले टिंग जू गो म्यूकिंग वगैरह आके गए थे और उनको भी कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि जू एकदम शांत रहता था पहले से भी ज्यादा। अब जू जब बाहर आता है तो उसे देख करके बंदी काफी खुश हो जाती, उसकी आंखों में आंसू थे और कहती बिग ब्रो जोकिंग आप मुझे पसंद नहीं करते हो क्या, मैंने कुछ गलती किया, मैं क्या बदल सकती हूँ। जो बोलता है एक्टिंग मत करो, तुम्हें क्या चाहिए। लड़की इस दौरान अपनी उंगली को ही दांत से काट देती है, मतलब उससे ब्लड आने लगता है, आंखों में एक अलग ही ऑरा दिख रही थी और बोलती शायद मैं आपको मूर्ख नहीं बना सकती बिग ब्रो, लेकिन आप मेरी तरफ जब ऐसे देखते हो ना मुझे बहुत पसंद आता है, मैंने आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया है। अपनी ऑरा लहराती है, एक 7 ब्लैक वाटर का बैरल आता है जो कि काफी बड़ा था, मतलब एक इंसान के बराबर उसकी हाइट थी और उसमें खोपड़ियाँ थी, ज्यादातर 3 फ्लेम कल्टीवेटर बेस वाले थे। एक तो ऐसा भी था जो कि गोल्ड कोर फ्लक्चुएशन रिलीज कर रहा था, मतलब सिंगल हेवनली पैलेस के साथ। इन्हें अच्छा खासा टॉर्चर किया गया था लेकिन ये मरे नहीं थे और उसमें लड़का लड़के सभी थे, किसी के आंख नहीं थे, किसी के कान नहीं थे, मतलब आप समझ लो यार। और मुंह तो सिल दिया था। यान्यान काफी खुश होके कहती है कि मैं जब गई थी ना इस नीदर आइसल जहाँ की है, तो मैंने नाइट ऑफ वालों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया था, तो मैंने इन 7 को ट्रैक किया, ये जो मेन थे मिड लेवल के लीडर्स हैं, और स्टिंकर ने इन सभी को पकड़ लिया। स्टिंकर मतलब इसका जो ऑक्टोपस है। तो काफी खुश होकर के जू को बता रही थी, जू को बस देखने की बात थी, देखते समझ जाता है ये नाइट ऑफ वाले हैं। जू बोलता है बहुत अच्छा काम किया, लड़की और खुश हो जाती है और बोलती है क्या हम शुरू कर सकते हैं। अब जू इस दौरान गोल्ड कोर कल्टीवेटर की तरफ देखता है। जू के पास जो इन्फॉर्मेशन थे ना, जो क्योंकि इंटेलिजेंस वगैरह का तो काम रहता ही है इसका, तो इसको ये पहचान जाता है साउथ फिनिक्स का ही था ये और टॉप लीडर्स में से एक था, रूथलेस किलर था। और जू इसको बाहर निकालता है बैरल से। यान काफी एक्साइटेड थी। जू का जो राइट हैंड था वो इल्यूजनरी हो जाता है और इस बंदे के चेस्ट में एंटर कर जाता है, मतलब आर पार निकल अंदर चला जाता है, पता भी नहीं चलता है। बाहर में कोई इंजरी भी नहीं दिखती कि कोई छाती फाड़ रहा है या कुछ भी, बट वो बंदा फील कर सकता था क्या हो रहा है उसके साथ, चिल्लाने लगता है और फाइनली उसके बॉडी में से गोल्ड कोर की ओरा बाहर निकल के आती है। काफी दर्द में था ये बंदा और इस गोल्ड कोर से ना कुछ रेशेस जुड़े हुए थे, इन्हें जू अलग कर देता है। इस बंदे का हेवनली पैलेस कोलैप्स कर जाता है और जू को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। यान देखती है जू की तरफ कि यार ये जू बिग ब्रो जू के मेथड्स काफी अलग है और काफी मजे वाले हैं, और वो अपनी उंगली को और कस के काट रही थी जिससे वो खुद को शांत कर पाती थी। और जू फिलहाल इस बंदे की और भी डिवोर कर जाता है। बाकी जो कल्टीवेटर्स हैं उनकी और फट जाती है कि वो फाउंडेशन लेवल में तो जू के क्या ही काम के होंगे, लेकिन और जू इस दौरान मास्टर फ्री स्पिरिट को बोलता है जो कि इन्हें एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं, और इवन गोल्ड कोर कल्टीवेटर का जो सोल था थोड़ा बहुत उससे भी। और वो पूछती है जू से इस दौरान यान क्या आप अच्छा फील कर रहे हो। जू देखता है कि बंदी की पूरी उंगलियां, 5 उंगलियां मतलब खून से सनी हुई हैं। वो बोलता अपने को ऐसे हर्ट मत किया करो। कोई और कहता ना तो बंदी की आंख निकाल लेती, लेकिन जू बोल रहा था तो मान जाती है कि अब से मैं बस अपनी एक ही उंगली काटूंगी और तब नहीं काटूंगी जब तक कि एक हील ना हो जाए। और जू बोलता अब मुझे अपने कल्टीवेशन पे काम करना है। यान देखती है जू अपने केबिन में चला जाता है। थोड़ी निराश होती बट क्या ही कर सकती, खुश भी थी उदास भी थी। चलो बहुत दिनों बाद जोकिंग से मिली तो इवन उसने ये जो नाइट डॉफ के बंदों को पकड़ा था ना, अपनी ग्रैंड माँ को बोला था कि नहीं मुझे पकड़ना है, तो फिर जो धर्मा प्रोटेक्टर्स थे इसके वो जो ऑक्टोपस वाले वो इसकी मदद किए थे। फाइनली ये जानती थी कि जा तो नहीं सकती अंदर क्योंकि जू तो बुलाया नहीं। एक और इसके अंदर बिल्ड हो रहा था, इसके इमोशंस थोड़े अनस्टेबल थे, तो जू किंग का आवाज आता है कि बैठ जाओ। बंदी बैठ जाती, जू फ्लूट बजाता है, तो बंदी के अंदर जो एनर्जी बिल्ड हो रही थी, पता नहीं अलग ही टाइप की एनर्जी थी वो, तो वो शांत हो जाती है, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाता है, फिर वो थैंक्स बोल के चली जाती है, वही धुन गाते हुए जो जू बजा रहा था। अब जू अपने कल्टीवेशन में लगा होता है, एक दिन इसको मैसेज आता है, मास्टर सेवेंथ की आवाज थी, मुझे टॉर्च लाइट के बारे में कुछ पता चला है, उससे मुझे मास्टर शेंगी उनका भी पता चल चुका है, और ये ट्रैप नहीं है, कोलिशन वाले हमारे मतलब फुल फोर्स यूज करना चाहते हैं और ये किल मिशन है, तो जू क्या तुम आना चाहोगे। जू देखता है और कहता है बिल्कुल। तो स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।